नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता श्री लालजी टंडन जी से। टंडन जी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेताओं में हैं और इसके अलावा इनकी पहचान लखनऊ से ज्यादा अटल जी के घनिष्ठतम मित्रों में रही है। आज हम टंडन जी से उनके सार्वजनिक जीवन के बारे में, उनके और अटल जी के रिश्तों के बारे में और टंडन जी का दूसरे दलों के भी जो पुराने बड़े नेता रहे हैं उनसे उनके जो व्यक्तिगत संबंध रहे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। टंडन जी, आपका बहुत स्वागत है। और अटल जी के अगर पूरे व्यक्तित्व पर हम बात करें या जो नई पीढ़ी है उसको अगर हम लोग बताना चाहें तो अटल जी की विदेश नीति, अटल जी की जो पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते रहे, अटल जी को जो समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ चलने का जो उनके जज्बा रहा, जो उनकी काबिलियत रही, इस पर तो ढेर सारे किताबें उपलब्ध है और जो मॉडर्न पीढ़ी है उसने देखा भी है अटल जी को एक प्रधानमंत्री के रूप में। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी याददाश्त में ऐसी उन घटनाओं के बारे में आप बताइए जो कि अटल जी एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में या एक पत्रकार के रूप में या एक समाज में अपने दोस्तों के प्रति एक समर्पित इंसान के रूप में उनकी कोई इस तरह की घटनाएं हुई हों उनके सार्वजनिक जीवन की जो कि सबसे ज्यादा आपको उनके साथ बांधे रखने में या उनके साथ बने रहने में प्रभावित करती रही? एक आम आदमी के साथ और एक कार्यकर्ता का जैसे जो संबंध है वो अटूट होता है अगर वो किसी वैचारिक और किसी संस्कार से बंधा हुआ हो। और मैं समझता हूं कि अटल जी को समझने के लिए उनकी कविताएं कुछ जो हैं उससे जो अटल जी के बैकग्राउंड को जानते हैं और खुद जानते हैं तो एक दो लाइनों में ही उनकी सारी बात समझ में आ जाती। जैसे वो कभी कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे तन से कोई खड़ा नहीं होता। अब दो शब्दों में आप समझ लें, यानी राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में संकुचित विचार रखने वाले कभी सफल नहीं हो सकते और ये उनके जीवन का सूत्र है विचार का। सबको समेट कर लेके चलने की क्षमता ये अटल जी को शुरू से प्राप्त। शायद यही कारण रहा कि एनडीए के गठन से लेके और एनडीए के सफलतापूर्वक संचालन तक में अटल जी का यह जो उनके जीवन की फिलॉसफी थी वो काफी मददगार साबित हुई। अटल जी का व्यक्तित्व जो है स्वयं अगर उसमें अपना कुछ नहीं होता तो दूसरों से आयातित करके नहीं होता, लेकिन अपने में कुछ होता तो दूसरों का योगदान जो है वो उसे बहुत विकसित कर देता है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बहुत कुछ मैं कह सकता हूं नाना देशमुख भी, और इन सबको कहीं न कहीं अगर एक शक्ल देने की कोशिश की है तो वो भावराव देवरस है। मतलब मुझे याद है एक बार वो राजधर्म के संपादक पहले रहे तो राजधर्म की स्वर्ण जयंती थी, भावराव भी उसमें मौजूद थे, राजमाता सिंधिया थी, लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था राजधर्म का, अटल जी भी थे। तो भावराव ने कहा कि भाई अटल जी इसके पहले संपादक रहे और अटल जी जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि भावराव मुझे कहीं से पकड़ लाए थे और ला के बैठाल दिया कि चलो लिखो, जब मुझे कुछ आता नहीं था पत्रकारिता में। लेकिन भावराव की ही गाइडेंस में आज ये इस पत्रिका का मैं संपादक बना, फिर उसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ता चला गया। दीनदयाल जी के वैचारिक संस्कार, भावराव के व्यक्ति निर्माण की जो क्षमता थी और नाना जी का जो एक
बहुआयामी व्यक्तित्व था। ये तीन लोगों को मिलके और डॉक्टर मुखर्जी जैसा जब नेतृत्व मिला तो अटल जी का ये व्यक्तित्व एक निकल के आया। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई नेता जिनके साथ वो या जिनके मार्गदर्शन में बढ़ा है, अगर उनकी नीतियों को सर्वोच्च स्तर पर पहुंच के भी कोई लागू कर सकता था तो केवल अटल बिहारी वाजपेयी। यानी आज देश एक राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। दो दलीय राजनीति यहां दल बन नहीं पाए, जो बने थे वो बिखर गए। आज गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। अगर हम देखें तो ये गठबंधन की राजनीति की शुरुआत इस देश में सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू की थी, जब वो नेता प्रतिपक्ष बने। तब उनके जो मेंबर तो बहुत कम थे, जो भी और लोग थे उनको सबको उनका गठबंधन बना के उन्होंने और नेहरू जी को एक सशक्त चुनौती दी, वैचारिक भी और उनकी नीतियों के खिलाफ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद अटल जी के व्यक्तित्व के बारे में, जिस कोलिशन पॉलिटिक्स की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की, उसके बारे में, और आखिर क्या कारण रहा कि अटल जी के अलावा जनसंघ के और भी तमाम नेता रहे जिनको यह अवसर प्राप्त हुआ डॉक्टर मुखर्जी के साथ और सानिध्य में काम करने का, दीनदयाल जी के साथ काम करने का, भाऊराव देवरास जी के साथ काम करने का। लेकिन उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में उन बातों का समावेश पूरी तरह से नहीं दिखाई देता जिस तरह से अटल जी के व्यक्तित्व में दिखाई दिया और उनके कामकाज में दिखाई दिया। जो जीवन पद्धति रही है उसका समावेश दिखाई देता है। एक तरह से कहें कि पूरा मिश्रण है अटल जी का व्यक्तित्व। एक और आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई अटल जी की कि वो अक्सर कहा करते थे कि टूटे तन और छोटे मन से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन पाता। आखिर क्या वजह रहा कि वह सामाजिक परिवेश, वह वैचारिक परिवेश, वह वैचारिक प्रतिबद्धता, वैचारिक प्रशिक्षण तो जनसंघ से लेकर बीजेपी के और तमाम बड़े नेताओं को भी मिला, अवसर भी मिला, अटल जी ही क्यों? एक स्तंभ होता है, उसके ऊपर एक छत होती है, और जो मंदिर बनता है तो उसके ऊपर एक शिखर होता है। तो कौन, किसका महत्व ज्यादा है? वो जो जमीन में पत्थर है उसका, जो स्तंभ है जो रोके हुए है उसका, जो सबको छाया दे रहा है उसका, या जो ऊपर से उसकी सुंदरता को दिखा रहा है, उसका पूरे संपूर्ण स्वरूप को दिखा रहा है, उसका लश्कर। जो उनके साथ थे वो अटल जी से किसी माने में कम लोग नहीं थे, जो शुरुआती दौर में आए, बाद में अडवाणी जी भी उसमें शामिल हुए। लेकिन जिसे कहते हैं कि एक राष्ट्रवादी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था इस देश में, उस मंदिर का शिखर अटल बिहारी वाजपेयी बन गए और उनको बनाने में सबका योगदान रहा। अटल जी की प्रतिभा, गोलवलकर जी और भाऊराव जी की और दीनदयाल जी की विचारधारा, इन सबको मिलकर जो एक समूह बना था, उसमें तीन बातें कि एक वैचारिक प्रतिबद्धता, नैतिक साहस, संगठन की कला और निस्वार्थ देश को समर्पित जीवन, ऐसे लोगों की एक समूह था जिसने अपने अपनी जगह के ऊपर उन्होंने कमाल करके दिखाया और आखिर में एक ऊपर उन्हीं में से सबने मिलकर जो आवाज थी देश की, जो आवश्यकता थी देश की, डॉक्टर मुखर्जी के जाने के बाद जो एक नेतृत्व का अभाव पैदा हो गया था, उसको पूरा करने के लिए अटल जी को एक उनका प्रोजेक्शन इस तरह से हुआ। और उनमें स्वाभाविक है कि जो कवि होगा, जो पत्रकार होगा, वो विचारवान भी होगा।
उनकी वाणी में जो शक्ति थी, उससे जो अभिव्यक्ति हुई, उस अनुभूति की जो उन्होंने जीवन में की, उसमें देश में एक क्रांति की बुनियाद डाल दी। एक आम मान्यता है और धारणा है, हम लोग बचपन से अटल जी के बारे में पढ़ते रहे हैं, आपके बारे में जानते हैं। लखनऊ के हम लोग बचपन से आपको देखते रहे, आपके जरिए अटल जी को भी देखते रहे। ये ऐसी कौन सी खास सूत्र है जो कि आपके जीवन में रहा, अटल जी के जीवन में रहा? आप लोगों के बारे में एक आम चर्चा है कि जितने अच्छे रिश्ते आपके अपने दल में हैं, उससे ज्यादा अच्छे रिश्ते आप लोगों के दूसरे दल के नेताओं से रहते हैं। इस सूत्र को आप लोगों ने किस तरह से पिरो के रखा कि इतने साल हो गए, आज तक आप लोगों के रिश्तों में कहीं कोई कटुता, कड़वाहट नहीं दिखी, चाहे नरेंद्र तिवारी हो या आज की तारीख में मुलायम सिंह हो या और भी तमाम बड़े नेता डॉक्टर लोहिया थे? मैंने तो ये कहा कि जब गांधी जी के बाद जो राजनीतिक दलों का ध्रुवीकरण हुआ, उसमें जो विचारधाराएं अलग अलग आईं, उसमें जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, तो संघ से लेके और जनसंघ के गठन तक का वो एक दौर की बात आपको हमने कुछ व्यक्तित्व को उल्लेख करके बताई। लेकिन उसी समय बहुत से ऐसे लोग थे कि जिन्होंने इस देश में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन सत्ता में नेहरू जी के प्रभावी होने के बाद जो सारी देश की राजनीति थी वो सत्तान्मुख हो गई। आपके बारे में और अटल जी के बारे में जो नौजवान पीढ़ी है आज की, वो सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए कभी कभी बीच में इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं कि अटल जी को या टंडन जी को राजनीति में और संगठन में और सरकार में बहुत सारे महत्वपूर्ण पद बगैर किसी संघर्ष के मिल गए। नौजवान पीढ़ी में इस तरह की चीजें अक्सर प्रचारित की जाती हैं। आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस तरह की धारणा क्यों बनी? कहा जाता है कि अटल जी बेस्ट खाना खाने के शौकीन थे, बेस्ट कंफर्ट चाहिए उनको, बेस्ट लाइफ स्टाइल चाहिए। मैंने कहा कि एक आम आदमी का जीवन जो है वो हम लोगों ने जिया, और गांव में कहावत है कि कभी घी घना और कभी मुट्ठी भर चना। ये हम सब जीवन में इन परिस्थितियों में गुजरते रहे। कहीं दिन भर ऐसा भी होता था कि खाना नहीं मिलता था, लेकिन जो राजनीति में एक कुंठा और एक जो कटुता और एक जो मन में विद्वेष भाव की बात होती है, वो नहीं थी। तो एक मस्ती थी, किसी के पास कुछ नहीं था, न मेरे पास था न उनके पास था। लेकिन जब मन आया कि दिन भर गांव गांव कोई आदमी अगर घूम के जो ये कहते हैं कि अटल जी ने संघर्ष नहीं किया, वो मूर्ख हैं, उन्हें कभी ज्ञान नहीं है। एकमात्र वो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने गांव गांव पैदल जाके, आज मैं जाता हूं उन गांव में दूरस्थ कभी, तो कोई न कोई बूढ़ा मिल जाता है जो कहता है अटल जी आए रहे, इतने बरस हो गए और वो ई चारपाई पर बैठे रहे। ये नेहरू के बारे में कोई नहीं कहता, ये किसी के बारे में नहीं कहता। छोटी सी छोटी बात के ऊपर भी अगर किसी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करके और निर्णयों को प्रभावित कर सकता था, वो शक्ति अटल जी में शुरू से थी। एक और टंडन जी, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे देश के, तो कहा जाता है कि अब उसमें ऐतिहासिक प्रमाण है कि नहीं, कितनी सच्चाई है ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन कहा जाता है कि पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि अटल जी एक दिन देश का नेतृत्व करेंगे। और अटल जी प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरह से सोनिया गांधी द्वारा लिखित हर पत्रों का प्रॉम्प्टली जवाब देना, विपक्ष के नेत्री के रूप में जो भी उनकी तरफ से सुझाव जाता था उसका बिना ये परवाह किए कि इसका पॉलिटिकल माइलेज या राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिलेगा, उन सुझावों को तुरंत लागू करवाने की कोशिश करना, ये इसके पीछे क्या मकसद था? क्या ये वही व्यक्तित्व
दर्शाता है कि वो अपने को निहित स्वार्थ निजता से ऊपर रख के चलते थे? या बहुत से तथ्य ऐसे हैं कि जो उसके सब्सटेंस लोगों के सामने आते हैं, लेकिन शुरुआत कैसी हुई वो उन्हें मालूम नहीं होता। अटल जी ने अक्सर इस बातों पर चर्चा होती थी, तो अटल जी जब पहली बार पार्लियामेंट में गए तो स्वाभाविक है कि पार्लियामेंट की कार्यशैली, वहां का नियम, वो समझने में कुछ समय लगेगा। ये बात अटल जी ने कई बार अपने गोष्ठियों में और चर्चाओं में सार्वजनिक रूप से भी कही कि उनका जब मैं पहली बार चुन के गया तो कोई मेरे दल की भी संख्या ऐसी नहीं थी कि वहां कोई मेरा, और बिल्कुल नया युवा, और पहले दिन ही विदेश नीति पर चर्चा थी, उसमें मेरा नाम दे दिया गया। ये अटल जी के शब्द हैं। अब मैं बड़ा ये कि जवाहरलाल जी जैसे और बड़े बड़े वहां पर दिग्गज बैठे हुए हैं, उनके सामने विदेश नीति पर पहली बार, और संसद में मैं क्या बोलूंगा, मैं तैयारी से भी नहीं आया था। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं बोला तो जितना समय निर्धारित था उससे ज्यादा समय मैं बोला, और सारे सदन ने और स्वयं जवाहरलाल जी ने कहा कि नहीं, इनको बोलने दीजिए, स्पीकर से अनुरोध किया। संसद की कार्यवाही स्थगित हुई तो जवाहरलाल जी मेरे पास आके उन्होंने मेरी पीठ ठोकी और उन्होंने कहा कि उसमें विदेश नीति की कटु आलोचना थी। उसके बावजूद, और नेहरू जी विदेश मंत्री थे, तब भी उन्होंने आके उनकी पीठ ठोकी और कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े राजनेता बनोगे। और प्रसंग में कभी उन्होंने ये भी कहा था किसी विदेशी मेहमान से परिचय कराने वाला कि ये भारत की राजनीति के उदीयमान नेता हैं, एक दिन ये प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब नेहरू जी जो उनके बाद की पीढ़ी थी, उसमें इस बात का अपने आप में प्रमाण है कि अटल बिहारी वाजपेयी को की प्रतिभा को उन्होंने पहचाना था। सभी से उनके मधुर संबंध थे, क्योंकि उनकी जो धार थी भाषणों की, वो एक विचार के ऊपर आधारित थी, व्यक्ति पर नहीं थी। इसलिए जो कटु से कटु आलोचना होती थी, जो उन नीतियों की होती थी जो वहां पर बैठे हुए लागू कर रहे हैं, उनमें विदेश नीति की आलोचना जब वो की थी तो जवाहरलाल उसमें नहीं थे। पूरी सरकार की जो विदेश नीति थी उसके ऊपर जो एक विपक्ष के नेता की हैसियत से हमला होना चाहिए था, वो था। बड़ी माइन्यूटली उन्होंने देश की राजनीति को देखा है। एक बार इसी विषय के ऊपर उनका एक व्याख्यान था रोटी कब के प्रदेश के पदाधिकारियों के बीच में, तो उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूं कि हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण कैसे हो रहा है, परंपराएं टूट रही हैं, सहिष्णुता घट रही है। और उन्होंने उदाहरण दिया था कि नेहरू जी का मुझे सौभाग्य मिला है सबके साथ काम करने का, तो नेहरू जी के समय में जो मैंने अभी बताया वो उल्लेख किया। बोले उसके बाद इंदिरा गांधी हुई, तो जब मैंने उनकी विदेश नीति की जो आलोचना की तो देखा कि इंदिरा जी का चेहरा तमतमा गया। और जिस बात पर नेहरू जी ने मुझे प्रोत्साहित किया था, उन्हीं परिस्थितियों, उन्हीं बात को लेके इंदिरा जी के में इतना रिएक्शन पैदा हुआ कि उनका वो मेरे सामने से बड़े तमतमाई हुई निकल कर चली गई। लेकिन नेहरू जी के काल में मेरी शुरुआत थी और इंदिरा जी के काल में मेरी एक पहचान बन गई थी। उसमें मैं बुलाया गया था, तब भी कोई विदेशी मेहमान आए थे तो मेरे सामने से इंदिरा गांधी निकलकर चली गई और उन्होंने इस शिष्टाचार का पालन नहीं किया। अटल जी का लखनऊ से रिश्ते के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि अटल जी मध्य प्रदेश, ग्वालियर, देश के तमाम हिस्सों में भी अटल जी के चाहने वाले बहुत थे, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत थी। क्या कारण रहा कि उन्होंने शुरू से लेकर आज तक लखनऊ से ही अपना सरोकार बनाए रखा? ऐसी कौन सी वो कह सकें कि मैग्नेटिक शक्ति है लखनऊ में या लखनऊ के तहजीब और उसमें रवायत में जो कि अटल जी को बांधे रही? जन्म भी उनका उत्तर प्रदेश में ही हुआ
लेकिन उनका कर्म भूमि लखनऊ शुरू से था। कानपुर में उनकी शिक्षा, और फिर जब वो संघ के प्रचारक बने तो लखनऊ में शुरुआत हुई उनकी पत्रकारिता से। तब से वो लखनऊ, जब जनसंघ बना तब भी लखनऊ से ही डॉक्टर मुखर्जी ने उनको अपने साथ रखने का, यानी अपने सहयोगी के रूप में उन्हीं का चयन किया था। और आगे का इतिहास बताता है कि जो मुखर्जी बहुत जल्दी चले गए, नहीं कर सके थे, वो अटल जी ने करके दिखाया। गठबंधन की राजनीति का, जैसे मैंने कहा, कि शुरुआत हुई थी और जनसंघ की स्थापना इस देश में के आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जहां मार्क्सवाद और समाजवाद की एक ऐसी खिचड़ी थी कि दिशाविहीन हो रही थी राजनीति। उस समय एक राष्ट्रवादी विचारधारा को, कि इतना बड़ा देश जो सांस्कृतिक रूप से जुड़ा है, इसके पहले भी तो था, लेकिन कितने राज्य थे, कितने रजवाड़े थे, सबको कोई जोड़ नहीं पाया। तो अटल जी का शुरू से ये था कि इस बड़े देश की विभिन्नता को हमें ध्यान रखना होगा, और लोकतंत्र ही वो माध्यम है कि जिससे हम जनता को वाणी दे सकते हैं। अगर हम कहें तो लखनऊ पूरे देश की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो चरित्र है, वो उसका एक बेमिसाल नमूना है। इसको आप मानते हैं? हर मजहब, हर विचारधारा, हर संस्कृति का जो एक समरसता, जो सद्भाव लखनऊ में दिखता है, वो और कहीं देखने को नहीं मिलता है। शायद यही एक सबसे बड़ा कारण रहा होगा अटल जी को सबसे ज्यादा लखनऊ से जोड़े रखने का। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद टंडन जी, आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अटल जी के व्यक्तित्व से जुड़े हुए तमाम उन पहलुओं को सार्वजनिक करने के लिए। धन्यवाद।